जैसे कि हम लोगों ने फाइल सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल लिया था. Then we also spoke about the message services, right? And then the next one is you have the application services, HTTP, HTTPS. लगभग सभी लोगों को मालूम है what's the difference between the HTTP and the HTTPS. One is a secure using a VPN type called as SSL, right? अब तो इसका ओपन स्टैंडर्ड भी आ गया. SSL was basically a proprietary protocol. SSL stands for secure socket layer. Socket layer कौन सी आती है आपकी? Session layer. That's where like the socketing happens, right? तो SSL एक आपका VPN टाइप है. ओरिजिनली डिज़ाइन करा गया था. नेटस्केप करके कंपनी है. नेटस्केप का किसी ने सुना है? नेटस्केप क्या और दूसरा प्रोडक्ट क्या आता है नेटस्केप का? हाँ, ब्राउज़र कौन सा? मोज़िला. किसने बनाया? नेटस्केप ने बनाया, राइट? सो हाँ, क्या हुआ? अच्छा, पता नहीं, कुछ भूल रहा था तो ऐसा लगा. ओके, सो नेटस्केप इन्होंने ब्राउज़र बनाए और इन्होंने ही बनाया था SSL ओरिजिनली, और विच वॉज बेसिकली डिज़ाइन टू have a communication between your web browser and the web server. Dedicatedly इसी पर्पस के लिए बनाया गया था. And then after that IETF, Institute of what do you call, Internet Engineering Task Force, sorry, Internet Engineering Task Force, IETF. ये ऑर्गेनाइजेशन आई और इसने एक ओपन स्टैंडर्ड निकाला SSL का ही, TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, राइट? सो आइदर ऑफ द टू वर्जन यू आर यूजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जब आप अपने HTTPS टाइप करते हो और HTTPS की कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो, तो इनडायरेक्टली अगर आप पीछे बैकग्राउंड में जाओगे तो आप या तो SSL पर काम कर रहे हो या फिर TLS के ऊपर काम कर रहे हो. इनके दो तीन वर्जन हैं, उनमें से कोई एक वर्जन के ऊपर आप काम कर रहे होते हो, ठीक है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या फिर SSL. तो HTTPS जो है सिक्योर है. द पर्पस ऑफ द HTTP वॉज यहाँ पर एक फाइल पड़ी हुई है. कौन सी फाइल? अब उसको इस पीसी पर चाहिए. यू वांट टू लुक एट दैट फाइल एट योर पीसी. तो कौन सी सर्विसेज यूज़ करते हो? तभी तो यूज़ करते हो HTTP. फुल फॉर्म क्या है HTTP का? सो व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट? जिसके थ्रू आप वेबसाइट्स बनाते हो. अब तो खैर और भी अपग्रेडेड आ गए, बट देन दे आर स्टिल यूजिंग द सेम प्रोटोकॉल एज फार एज. अब HTML के ऊपर ही नहीं, बहुत सारी फ्लैश वगैरह के ऊपर किस और डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर बनती है. मतलब जो भी है आपकी लैंग्वेज करंटली यूज़ में आती, कौन कौन सी आती है मेरे को भी नहीं मालूम एग्जैक्टली. हाँ, पाइथन. हाँ, पाइथन वगैरह तो खैर है ही है. पाइथन के ऊपर तो आपके ये भी चलते हैं, जो राउटर्स एंड स्विचेस जो नहीं है वो सब भी पाइथन के ऊपर ही चलते हैं. सो अल्टीमेटली बात यह है कि HTML फाइल जो कि रिमोटली लोकेटेड थी, रिमोटली मीन्स किसी और कंप्यूटर के ऊपर, किसी और मशीन के ऊपर डली हुई थी, उस फाइल को आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर लेकर आए, तो कौन लेकर आएगा? HTTP लेकर आएगा. तो मतलब क्या हुआ? कुछ यहां से रिक्वेस्ट जाएगी और उसका रिप्लाई एज अ फाइल, वो उठकर फाइल एज अ HTML फाइल उठकर यहाँ आएगी जब रिक्वेस्ट जाएगी. तो so this is again an application and browser. When you are using a browser, it's you're accessing the application. It's providing the user interface that you will be able to see a file on your computer, right? Then comes the remote services. हम लोग बहुत यूज़ करने वाले हैं रिमोट सर्विसेज को. आँख बंद कर समझ लो
रिमोट सर्विसेज, अब देखो बात ही आती है, इंडिया जो नहीं है वो जगह है कौन सी जहाँ पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उतने नहीं हैं एक्सपर्ट, वी आर नॉट गुड इन दी मैन्युफैक्चरिंग, वी आर गुड इन प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज। और पैसा किसके पास में, यूरोपियन एंड यूएस क्लाइंट्स के पास में है, ठीक है। वो डॉलर, उनकी इकोनॉमी इतनी ऊपर है कि हम लोग अगले 50 साल के अंदर भी पीछे नहीं, मतलब वो जितना मोदी वोदी कर लो, बट देन अल्टीमेटली रियलिस्टिक गोल यही है एग्जैक्टली कि हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, हम लोग जब तक प्रोडक्शन में नहीं आते तब तक उनके आसपास नहीं पहुंचने वाले। तो दे हैव द मोर मनी, राइट, एंड व्हाट दे वांट इज द सर्विस, बिकॉज वी आर गुड स्किल्ड पीपल, वी कैन अडेप्ट इन टू एनी सिचुएशन। हम लोग बड़े आराम से अमेरिकन इंग्लिश में बोल सकते हैं और यूके इंग्लिश में बोल सकते हैं, बड़ी जल्दी हम लोग यूरोपियन लैंग्वेजेस भी बहुत आराम से सीख सकते हैं। दैट्स व्हाट we are good in adapting situations, so that is the reason they are taking an access services from us, where they come, they have to hire a guy over there, they have to pay a lot of money। तो सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है बात, तो सोचो एरिसन जैसी कंपनी है, एरिसन ने अपना एक राउटर लगाया और यहाँ पर स्विच लगाकर बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज को बैठा दिया, और इस राउटर से कनेक्ट कर दिया किसको, अब इंटरनेट से कनेक्टेड है, इनके डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स में भी लोकेटेड है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, मे बी कुछ की यूके के अंदर कंपनी है, कुछ की यूएसए के अंदर है, कुछ की फ्रांस में, ऐसे ऐसे लोगों के ऐसे क्लाइंट्स हैं इनके पास में, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, सिस्को का टैग उठाया कि in case if these guys who are using Cisco routers they will face any difficulties, Cisco routers switches और different जितने भी products आते हैं, अगर ये लोग यूज़ कर रहे हैं, जो यूके में, यूएसए में, फ्रांस में जो क्लाइंट्स हैं इनके, वो यूज़ कर रहे हैं, एंड इफ दे फेस डिफिकल्टी in configuring, maybe if it is configured then also like कुछ एरर की वजह से, कुछ XYZ whatever रीज़न की वजह से इनके वो डिवाइसेस सही से फंक्शन नहीं कर रही, and if they complain then what happens is they get connected to India। अब बात यह है कि अगर यूके वाले बंदे की डिवाइस खराब हुई, कोई भी रीजन की वजह से यूके वाली बंदे की डिवाइस खराब हुई, तो अगर बात करें हम लोग इंडिया से, अगर कोई बंदा जो कि जिन्होंने सर्विसेज देने के प्रोमिसेस कर रखे हैं यूके क्लाइंट को, तो इंडिया से बंदे को क्या यहाँ से ऑल द वे फ्लाई कराएं यूके कि भाई जाओ जाकर ठीक कर कराओ, एंड इफ दैट्स द केस देन इट विल टेक at least 4-5 days to get the visa, to get the tickets and everything done, right? For that timing that UK client should shut down his shop, और जो भी exactly जो भी अपनी कंपनी है उसको बंद कर कर बैठ जाए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आएगा भैया इंडिया सर्विस करने के लिए आएगा बंदा, क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत स्किल्ड बंदे हैं। तो ऐसा कुछ डिपेंडेंसी ना रहे, इसलिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए, प्रोटोकॉल्स लाइक SSH। यहां पर बैठे बैठे आप इस डिवाइस को जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है एक्सेस लोगे, एंड यू विल गेट दी CLI। CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। अब इंडिया में बैठे हुए जो यूके में डिवाइस है, बस that needs to be connected to the internet and you are also supposed to be connected to the internet। अब आप लोगों ने most of you probably have used TeamViewer शायद, ठीक है। so it is also another application which is a web based application using an HTTPS services, it's not using the same protocols like SSH or Telnet, it uses HTTPS web based application है। तो this is also another application which is using the remote access or remote services, providing a remote services। आप कहीं पे भी बैठकर इंटरनेट से
कनेक्ट होकर और आप टीम व्यूअर के थ्रू दूसरी मशीन का डेस्कटॉप हैंडल कर सकते हो और डिवाइस को एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, सो सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ थिंग is being provided by the telnet और SSH, but difference is this only that टीम व्यूअर के अंदर आपको GUI मिल जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पूरा का पूरा डेस्कटॉप एज इट इज देखने को मिलता है, वेयरएज टेलनेट और एसएसएच के अंदर आपको CLI मिलता है, कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन। दिस इज CLI, जो लोगों को नहीं मालूम, दिस इज CLI। ये विंडोज का CLI था, मतलब मशीन का भी ऐसा ही होता है, सिस्को और ठीक है। अब टेलनेट और एसएसएच में डिफरेंस यही है कि टेलनेट जो नहीं है उसका डेटा, ये जो इस कंप्यूटर से अगर यहाँ से आपने टेलनेट करा इस राउटर को, राउटर 1 को, तो जो भी डेटा यहाँ से इंटरनेट से होते हुए ऑल द वे तक यूके तक जा रहा है, वो बिल्कुल कैसे जा रहा होगा, प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट मीन्स यहाँ पर अगर कोई अटैकर या कोई हैकर बैठा हुआ है, उसने अगर कैप्चर करा, he'll be able to get what are the logins, मतलब बाकी कमांड तो पता लग ही लेगा, what are the login passwords, authentication डिटेल्स आर देयर, उसको क्लियर टेक्स्ट के अंदर मिल जाएगी, यूजर नेम एंड पासवर्ड्स वगैरह। हम लोग भी कर देखेंगे और देखेंगे एग्जैक्टली कि कैसे ये प्लेन टेक्स्ट के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई विल शो इट टू यू, कैप्चर करेंगे पैकेट को और उसके बाद में देखेंगे, बट व्हेन विल डू टेलनेट उस टाइम के ऊपर। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसी चीज को, सेम चीज को SSH से कर देखेंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट यू आर नॉट एबल टू रीड एनीथिंग व्हाट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। Why? Because SSH is basically performing cryptography. It is performing encryption. So SSH is going to perform an encryption on the data, whatever being exchanged between the computer and the router. Right? जो भी exchange होगा, जो भी messages exchange होंगे, जो भी data exchange होगा between your computer and the router or a switch, that will be always secure। अब देखो, नेचुरली सबको लगता है एग्जैक्टली कि यार मैं तो चाहता हूं सिक्योरिटी हो, ठीक है, बट देन ट्राई एंड अंडरस्टैंड वो राउटर्स में और आपके कंप्यूटर्स में भी तो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए दैट दिस शुड सपोर्ट क्रिप्टोग्राफी। यस, कंप्यूटर्स में भी सपोर्ट है, राउटर्स में भी है, बट देन वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एन इंक्रिप्शंस अवेलेबल। ठीक है, तो कौन सी दोनों जो सेम सपोर्ट करते होंगे वही तो यूज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए शुरू में कुछ डेटाबेस एक्सचेंज होगा, पैरामीटर्स एक्सचेंज होंगे, भाई मैं ये सपोर्ट करता हूँ, आप क्या सपोर्ट करते हो, अच्छा मेरे पास में ये लिस्ट है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी लिस्ट बताएंगे कौन कौन सी इंक्रिप्शन सपोर्ट करते हैं। उससे पहले कुछ कीज एक्सचेंज करेंगे, भाई कौन सी की, दोनों के पास में कुछ कीज तो होनी चाहिए ना जिससे डेटा को सिक्योर करा जा सके, लॉक करा जा सके। ठीक है, तो इंक्रिप्शन कीज होती हैं। ठीक है, वो एक्सचेंज होंगी, उसका मैकेनिज्म है एक, डेफी हेलमैन कर दो साइंटिस्ट थे, वो लोगों ने जो है कुछ की एक्सचेंज मैकेनिज्म बनाया और उसके थ्रू दे वर एबल टू गेट दी सेम की बिटवीन द टू peers और यू कैन से टू क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, तो SSH वगैरह को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जब आएगा तब। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना सा दैट दीज आर रिमोट सर्विसेज टू टेक द CLI कमांड लाइन। ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है और प्रोवाइड कर रही है एक राउटर और स्विच या फिर ऐसी नेटवर्किंग डिवाइसेस का एक्सेस। ठीक है, इसके बाद आती है कौन सी लेयर, सो प्रेजेंटेशन लेयर। सो लेट मी गिव यू अ बेसिक आइडिया। वहाँ लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, इतना मेजर कुछ नहीं लिखने वाला। द थिंग इज दिस, अगर मैं एक कंप्यूटर की बात करूं, इस कंप्यूटर से इस सर्वर पर डेटा जाना है, तो इस कंप्यूटर की एक
एप्लीकेशन लेयर से एक इंफॉर्मेशन निकली और कंसिडर इट अ डेटा, जो भी एग्जैक्टली किस भी फॉर्मेट में था, उस फॉर्मेट के अंदर जो भी अपना एप्लीकेशन लेवल के ऊपर जो प्रोग्राम चलते हैं, जो लैंग्वेज चलती है, उसके अंदर था. वी आर नॉट गोना गो टुवर्ड्स दैट पार्ट बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट कि कौन सी लैंग्वेज क्या कैसे लिखेंगे, ये वो हम लोग 1.5 महीने में ये सब चीज़ें नहीं सीख सकते, इतनी सारी चीज़ें. तो what our focus is going to go towards the transport layer और उससे नीचे की तरफ. तो जो भी लैंग्वेज में था वहां से प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर आया. अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? टू टेक केयर ऑफ द इंफॉर्मेशन in such a way that it is understood by this particular machine. ऐसा कोई फॉर्मेट, एक तो ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करो उस पूरी इंफॉर्मेशन को जो कि इजीली ट्रांसफरेबल हो, ठीक है, इजीली ट्रांसफरेबल हो. और दूसरा दैट वो मशीन को भी समझ में आ सके, जो सामने वाली मशीन है. तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन लैंग्वेज में, जो कि आज के टाइम में आप देख पाते हो, ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जो जो कॉमन है अमंग्स द मशीन. पहले MP3 वगैरह फॉर्मेट के अंदर नहीं होते म्यूजिक, ठीक है, फिर बाद में MP3 फॉर्मेट के अंदर आया. MP3 वाज ब्रिंगिंग व्हाट, अब तो क्या प्लेयर ही MP3 डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं, तो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट इट, सीधे डाउनलोड करा, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. तभी इसीलिए जो कम्युनिकेशन है वो भी थोड़ा सा फास्ट है. नहीं तो मशीन को कन्वर्ट करना पड़ता था फ्रॉम मे बी अ वेव फॉर्मेट और एनी अदर फॉर्मेट टू MP3 फॉर्मेट. इमेज JPEG वगैरह आपने सुना ही होगा नाम, ठीक है. MPEG, AVI, ये आपके नॉर्मल आज के टाइम में जितनी भी वीडियोस आप मूवीज डाउनलोड करते हैं घर पर, तो यूजुअली MPEG या AVI फॉर्मेट के अंदर ही होती है, ठीक है. VLC प्लेयर क्यों रखते हैं सारे सारे, क्यों AVI फॉर्मेट ही प्ले करता है, ठीक है. ये आपके कुछ लैंग्वेज कोडिंग है जो कि आपके क्या बोलते हैं, टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि कोई टेक्स्ट मैसेजेस हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑडियो फाइल्स को. तो ये कॉमन फॉर्मेट्स हैं जिसके अंदर प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, उस इंफॉर्मेशन को जो एप्लीकेशन लेयर से आ रही है उसको कन्वर्ट करना किसने, इन फॉर्मेट्स के अंदर, कोड करना इन फॉर्मेट्स के अंदर. सो द प्रेजेंटेशन लेयर formats or presents the data into the compatible format, or the, like, uh, the code, compatible code. It also take cares of presentation layer, take cares of one more thing. In case if the information requires an encryption, that is also been done by the presentation layer. Try and understand HTTP, HTTPS, what's the difference between the two? One is a secure and one is not secure. So how does the security is brought to the protocol? By the encryption, right? And who's going to perform the encryption in the HTTPS? The presentation layer performs the encryption. The information is given to the presentation layer, and that is the layer which is performing the encryption. So there are three things which happens in the presentation layer. First is encoding, second is encryption, थर्ड इज कंप्रेशन, इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड. अगर कंप्रेस करना है, क्योंकि बहुत लार्ज डेटा है, उसको अगर कंप्रेस कर कर भेजना है, क्योंकि इकट्ठा तो भेज नहीं सकते, तो उसको कंप्रेस कर कर भेजना है. तो दैट्स व्हाट इज बीइंग डन बाय द प्रेजेंटेशन लेयर इफ रिक्वायर्ड. माइंड यू, इफ रिक्वायर्ड, ठीक है. मोस्ट ऑफ द केसेस रिक्वायरमेंट रहती है, लाइक MP3 वगैरह जो नहीं है वो क्या करती है, कंप्रेस करके भेजती है. तभी because I know about it, reason I work for, like, the audio industry for almost 3 years or so. So I know exactly what is the right format to listen to music. That is a wave format. जो आपकी ओरिजिनल CDs जो नहीं आती थी, म्यूजिक की जो ओरिजिनल CDs आती थी, वो फॉर्मेट जो नहीं होता था, दैट इज द बेस्ट फॉर्मेट. उसके अंदर बिट रेट जो होती है वो अबाउट 1500 और 1600 के bit rate के ऊपर बनी हुई, burned हुई भी होती है, which is really good. Sometimes what happens is in the MP3 format you get to not, like, your some frequencies are missing, कुछ specific sounds are missing from the MP3 format. Yeah, that's a separate thing. So what is the beauty of the presentation layer?
three things. The moment presentation layer comes into the mind, you need to remember three things. Coding, then and कोडिंग इंक्रिप्शन कंप्रेशन, ये काम है प्रेजेंटेशन लेयर का। तो एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर पर आया, प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर आपका कोडिंग वोडिंग हुआ कर, जो भी इंक्रिप्टेड कोडेड कंप्रेस्ड डेटा था, नाउ दैट इज रेडी टू बी गिवन टू द लोअर layer, which is next layer is now at session layer nothing happens to a data, data के ऊपर वर्क नहीं करा जाता। The session layer is basically to take care of that whether the information is going to the right person or not first of all, and if the response comes back, मैंने अगर कोई HTTP की रिक्वेस्ट भेजी तो वापस क्या आएगा, रिप्लाई, राइट। सो जो रिप्लाई आए वो उससे पता लग जाए मेरे को कि कौन किस सर्वर पर भेजी थी। मल्टीटास्किंग सभी लोग करते हैं आज के टाइम में। मेरे को यूट्यूब भी चलाना है, साइड साइड के अंदर मैं मेल भी देखना चाहता हूँ, आप करना चाहते हैं ना ये सब काम, राइट। अब हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट भैया मेरा यूट्यूब के ऊपर मेरा मेल वाला डेटा नहीं खुल रहा, मेरे को मेल का एक पेज खुल गया छोटा सा, हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट, सेशन लेयर। इट टेक केयर ऑफ कि मेरा YouTube का सेशन अलग रहे और मेरा Facebook का सेशन अलग रहे, तो सेपरेट करने का काम किसका है, सेशन लेयर। अब कैसे सेशन लेयर को सेपरेट कैसे करा जाए, सेशन लेयर कैसे सेपरेट करें, तो जो भी डेटा है, जैसा सपोज जैसे कि HTTP की रिक्वेस्ट थी, तो सेशन लेयर ना एक सेशन आईडी दे देती है, एक सेशन आईडी दे देती है किसको, डेटा को, जो ऊपर से आया डेटा उसको एक सेशन आईडी दे, सो दैट इट कैन जब रिप्लाई आए वापस तो इट नोज एग्जैक्टली कि ये तो वही है, फेसबुक का पेज के ऊपर खोलना है, यूट्यूब वाले पेज पर नहीं खोलना। ऐसा हुआ है क्या कभी किसी के साथ कि खोलने गए थे यूट्यूब और वहां पर छोटा सा नीचे की तरफ एक पॉपअप सा खुला हुआ है विंडोज इसका आपका फेसबुक की चैट का, यूट्यूब तो चल रहा है साथ में फेसबुक का भी चैट उसी सेम टाइल के अंदर खुला हुआ है, ऐसा कभी हुआ है, नहीं ना होगा भी नहीं। हाँ ये जरूर है, फेसबुक के ऊपर बहुत सारी टाइल्स खुल जाती हैं जिसके अंदर यूट्यूब का कुछ चैनल्स वगैरह का वो होता है, तो दैट इज बीन प्रोग्राम्ड already into the web page, that is being programmed already into the web page, it is not been done by your machine, it is being done by the machine over there। तो ये आपको एक सेशन आईडी देती है, so multiple sessions के लिए multiple, so what is it that session layer is trying to do, मल्टीप्लेक्सिंग, राइट, नाम सुना है मल्टीप्लेक्सिंग, यू कैन से मल्टीटास्किंग भी बोल सकते हो आप, आसान भाषा में जो टेक्निकल बंदे नहीं है उन लोग के लिए मल्टीटास्किंग मतलब मैं चार चार काम कर रहा हूँ एक साथ, ठीक है, तो इट इज परफॉर्मिंग दैट, तो इसको यूट्यूब का भी डेटा खोलना है, इसको आपको फेसबुक का भी खोलना है, साथ साथ में मेल भी खोल कर बैठे हुए हो, पीछे बैकग्राउंड के अंदर आपके कुछ और डाउनलोड भी चल रही है टॉरेंट की फाइल, ठीक है। सो ये सारे के सारे काम का ध्यान कौन रखेगा कि भाई टॉरेंट के फाइल टॉरेंट में जाए और फेसबुक की फेसबुक में, सो
Uh, it also does one more thing, the session layer, and that is only for the specific uh, layer protocol or transport layers specific protocols or for the specific applications. देखो सेशन लेयर का एक और काम है स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए, और वो कौन सी एप्लीकेशन के लिए काम करना, जो लोग जो प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर क्या यूज करेंगे, टीसीपी। तो इसके नीचे वाली लेयर कौन सी आती है, मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली कि काम क्या है सेशन लेयर का। इसके नीचे वाली लेयर कौन सी आएगी, सो यही इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट लेयर को दी जाती है, बट उससे पहले इन केस ऑफ टीसीपी ये इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट लेयर को देने से पहले टीसीपी वाले केस के अंदर, अब देखो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक टीसीपी दूसरा यूडीपी, ठीक है। ये दो मेन प्रोटोकॉल है, ऐसे तो और भी बहुत है बट ये दो मेन प्रोटोकॉल है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के जो दो प्रोटोकॉल है उनमें से फिक्स होता है कौन सी एप्लीकेशन टीसीपी यूज करेगी, कौन सी एप्लीकेशन यूडीपी यूज करेगी। अब क्यों ये फिक्स होता है, बनाने वाला जो जो एप्लीकेशन बनाने वाला है उसकी रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या थी उसके अकॉर्डिंगली फिक्स होता है कि टीसीपी यूज करेगा यूडीपी यूज करेगा। टीसीपी इज अ रिलायबल प्रोटोकॉल whereas यूडीपी इज इंडियन पोस्टल सर्विसेज, सुना ना, मैंने लेटर डाल दिया, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो whereas FedEx, DHL आपको एक रिस्पांस देते हैं बाद में, नहीं भाई मिल गया, आपको मेल भी आ जाती है या फिर टेक्स्ट आ जाता है, योर थिंग इज बीन रिसीव्ड बाय द पर्टिकुलर XYZ person, राइट, when you sign it. So TCP is like that. It gives the acknowledgement back that we have received a particular packet which you try to send, right? So the receiving device will always give feedback. So in case of TCP, अगर जो application layer ऐसे प्रोटोकॉल है जैसे HTTP है, इसको रिलायबिलिटी चाहिए थी, ठीक है। आज के टाइम के अंदर आप बैंक के ट्रांजैक्शंस करते हो, इनके अंदर रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू नीड टू हैव अ रिलायबल कनेक्शन। सो HTTP के लिए रखा गया क्या, TCP फिक्स है, फिक्स्ड है। क्यों, क्योंकि रिलायबिलिटी की ज़रूरत थी ही थी, तो इसलिए फिक्स कर रखा है। तो जब TCP की बात आती है, ऐसे कुछ प्रोटोकॉल जिनके जो TCP यूज करते हैं उनके लिए सेशन लेयर अपना डेटा भेजने से पहले ट्रांसपोर्ट लेयर को सिग्नल करती है स्टैब्लिश कनेक्शन। नाम सुना होगा 3-वे हैंडशेक, जिन्होंने नहीं सुना कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर टीसीपी के लिए पहले 3-वे हैंडशेक होगा, कनेक्शन स्टैब्लिश करा जाएगा, उसके बाद डेटा ट्रांसफर टेक प्लेस। पहले मैं आपसे बातचीत तो कर लूं, दोस्ती तो हो जाए, उसके बाद में तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, ठीक है। दिस इज दैट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल, वेयरएज यूडीपी इज लाइक मैंने तो छोड़ दिया, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो इट्स लाइक वन ऑफ दोस ट्रेनर्स जो या जो टीचर्स जो नहीं होते, पहले पढ़ा दिया, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, खुद से कर लेना, ठीक है। And one is like, is taking a responsibility. All right, I need a feedback from you. I need a feedback from you that are you getting what I'm trying to say? Okay, so that is what TCP is, whereas UDP is that trainer or that teacher who is like, मैंने मेरा काम खत्म कर लिया, तुम पढ़ो तो ठीक, very good, नहीं पढ़ो तो ठीक। So transport layer. सेशन लेयर को तो बस, सेशन लेयर का काम क्या है, अगर जो एप्लीकेशन टीसीपी यूज करेगी तो उसको ऑलरेडी पता है टीसीपी यूज करने वाली है, ये एप्लीकेशन है, ये टीसीपी के लिए प्रोग्राम्ड है, टीसीपी के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम्ड है, तो वो सेशन लेयर उस एप्लीकेशन लेयर के डेटा के लिए पहले ट्रांसपोर्ट लेयर को बोल देगी, पहले काम करो टीसीपी लेयर से, ट्रांसपोर्ट लेयर से कनेक्शन स्टैब्लिश करो। हाँ, जैसे कि आप फोन करते हो किसी भी बंदे को, तो क्या फोन डायल करते पहले हेलो हाँ तू कहाँ है, ये वो ऐसा कुछ कर देते हो, या फिर जब तक सामने वाला उठाता नहीं है तब तक बात नहीं करते, कैसा
समझ में आया? तो वो वाला कनेक्शन पहले स्टैब्लिश होगा, वो रिंग बजेगी, वो अगला बंदा उठाएगा उसके बाद में, तो वो रिंग बजेगी उठाएगा मतलब क्या, एक 3 वे हैंडशेक प्रोसेस होता है। अभी समझाऊंगा 3 वे हैंडशेक, बट 3 वे हैंडशेक प्रोसेस होता है और उसके बाद में ही ये इंफॉर्मेशन को आगे पुश किया जाता है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर से ही इंफॉर्मेशन के बारे में चालू हो जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर के काम क्या क्या है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर से देखो, सेशन लेयर ने डेटा हैंडओवर कर दिया किसको? ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर दो कहानी आती है। यहाँ पर दो प्रोटोकॉल है, टीसीपी, यूडीपी। हम लोग पढ़ेंगे इनको किस फॉर्मेट के अंदर, जब हम लोग टीसीपी आईपी पढ़ेंगे। अभी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ओएसआई पढ़ रहे हैं। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस, बहुत कंफ्यूजन भी है इस इंडस्ट्री के अंदर। क्या है, आप यू सोच लो, स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कंफ्यूजन रहता है इस बात का कि भाई हम ओएसआई पढ़ रहे हैं या टीसीपी आईपी पढ़ रहे हैं। सो बहुत आसानी से समझाने वाली बात है, ओएसआई इज जस्ट गिविंग यू a picture of how the communication is happening. It's not an actual model or it's not a physical model. ठीक है, इट्स जस्ट गिविंग यू द अप्रोच कि कैसे पढ़ो, कैसे डिजाइन करो एप्लीकेशंस को, कैसे प्रोग्राम करो, पर ये फिक्स नहीं है। दिस इज लाइक, जैसे बोलते हैं ना, ये काल्पनिक चीजें हैं, वो शुरू में डायलॉग नहीं आता तो वो वाला, बट द एक्चुअल थिंग इज, एक्चुअल जो प्रोटोकॉल काम करते हैं वो है टीसीपी आईपी। सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ प्रोटोकॉल सूट। टीसीपी आईपी मॉडल एंड ओएसआई मॉडल, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। दो मॉडल पढ़ेंगे, अभी ओएसआई मॉडल पढ़ रहे हैं, इसके बाद में टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ेंगे, where we will be learning about the IP addresses, we will be learning about the TCP, UDP and the application layer services like DNS, DHCP and SSH, Telnet, HTTP, HTTPS, FTP. These are the applications. So we learn about the applications, different applications. Okay, but so do not get confused. So TCP और UDP हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं। अब ये पहले से ही प्रोग्राम्ड होते हैं कि जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, अगर आप बात करें, हम लोग HTTP की बात करें तो क्या यूज करेगा? TCP। और जब मैंने बोला कि आपको HTTP कौन सी लेयर का था, एप्लीकेशन लेयर, तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, जब HTTP होगा तो क्या यूज करेगा? TCP। whereas DNS के केस के अंदर कौन सा यूज करेगा? DHCP के केस के अंदर क्या यूज करेगा? तो ये ऑलरेडी प्रोग्राम है, ऑलरेडी फिक्स्ड है कि ये प्रोटोकॉल, ये वाला प्रोटोकॉल यूज करेंगे एट ट्रांसपोर्ट। प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर, प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर। जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा, ये फिक्स ऑलरेडी कर रखा है। किसने फिक्स करा है? जो उसने बनाया है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर मेरे को जरूरत नहीं थी कि मेरे को फीडबैक नहीं चाहिए, उसके लिए मैंने यूडीपी करा। मेरे को चाहिए थी फास्ट कन्वर्जेंस, मेरे को इमीडिएटली खोलना है वेबसाइट को, इमीडिएटली खोलना है, तो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन नेम का रिप्लाई चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी टाइम लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वांट इट एज फास्ट एज पॉसिबल। वेयरएज जब की बात आती है आपके टीसीपी की, तो भैया पहले एक्नॉलेज 3 वे हैंडशेक होगा, उसके बाद में मैं एक डेटा भेजूंगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर उसके बाद दूसरा डेटा भेजूंगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी। इट्स अ स्लो प्रोसेस। बट जब की बात आती है बैंक ट्रांजेक्शन की, तो यू वांट इट टू बी सिक्योर रेदर देन, ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा मैं स्पीड में, बट मेरे को चाहिए क्या, मेरा पैसा इधर से उधर ना चले जाए, राइट? तो जहां सिक्योरिटी की बात आती है तो वहां पर टीसीपी आ जाता है, जहां पर नॉट सिक्योर मतलब इतनी पर फास्टर चाहिए तो वहां पर क्या आ जाता है? यूडीपी। आज मैं फोन पर वॉइस के ऊपर, आपके व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हैं और व्हाट्सएप कॉलिंग भी यूज करते हैं, इजंट इट? मैं व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहा हूँ, ट्राई एंड सी इट फ्रॉम दैट एंगल। मैंने हेलो बोला और 10 सेकंड बाद वहां पर रिप्लाई जा रहा है, वहां पर हेलो 10 सेकंड बाद पहुंच रहा है। इस टाइप की कॉन्वर्सेशन का कुछ फायदा नहीं है। डिसाइड्स दैट मैंने यहाँ पर हेलो बोला, कुछ बीच में कोई हेलो का कुछ पार्ट मिस आउट हो गया,
जाते जाते रास्ते के अंदर कुछ पैकेट ड्रॉप हो गया, कुछ हो गया, एक्स वाई रीजन की वजह से, बिकॉज मैंने वहां से एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, क्योंकि मैंने जो भेजा था वो वहां पर से मिला नहीं, कुछ ड्रॉप हो गया, वहां से एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, मैं दोबारा से भेज रहा हूँ, मेरी मशीन अपने आप वो हेलो को रिकॉर्ड करके दोबारा से भेज रही। डज दिस मेक सेंस? मतलब मैं हेलो बोल रहा हूँ, मैंने हेलो एक बार बोल दिया, वहां पर सामने वाले जिसने सुनना था उसने सुना नहीं, उसको पहुंचा नहीं, और मेरी मशीन दोबारा से अपने आप ही बनाकर हेलो और फिर वापस बोल रही है। इस टाइप की कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स रहेगी। कभी लाइव मैच के अंदर देखा है कि एग्जैक्टली आपको रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा हो कोई सिनेरियो? जब लाइव मैच चल रहा होता है, अब मूवी मतलब लाइव, आजकल तो वर्ल्ड कप वगैरह चल रहा है, तो आर यू फॉलोइंग? कल अर्जेंटीना हार गई बहुत, तो जहां लाइव मैच चल रहा होता है उसमें अगर कहीं कोई डिस्टरबेंस आती है, यू आर नॉट एबल टू रिपीट इट बैक, फिर तो हाईलाइट में देखना पड़ता है ना? जैसे कि कई बार कोई स्टेडियम गया है मैच देखने के लिए, मैंने एक बार गया था, तो एक्सपीरियंस ही, वो एक्सपीरियंस ही बता सकता हूँ कि मैं मैच देख रहा था, इधर से किसी ने आवाज़ दी, मैंने उधर देखा, इतने में आउट हो गया, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन की तरफ, वही रिप्लाई आएगा, कुछ रिपीट होगा, कुछ नहीं, पता ही नहीं लगा, आधे घंटे के बाद में फिर मैंने वो दोबारा से रिप्ले चलाया था। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर सेइंग इन लाइव सिनेरियो। सो लाइव सिनेरियो रिक्वायर फास्टर कन्वर्जेंस। तो ड्रॉप हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट डजंट रियली मैटर, वहां पर मैटर क्या करता है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो जहाँ जल्दी होती है वहाँ यूडीपी यूज करते, जहाँ लेट जल्दी की जरूरत नहीं है वहाँ टीसीपी। तो ऑलरेडी एप्लीकेशन ऐसी बना रखी है कि जहाँ जल्दी चाहिए होगी या रिलायबिलिटी चाहिए होगी, ठीक है, तो उस टाइप की एप्लीकेशन की बेसिस के ऊपर टीसीपी यूडीपी फिक्स है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ये काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का सबसे बड़ा काम क्या है, ऊपर से आए हुए बड़े से चंक ऑफ डेटा को, मतलब शायद से किसी इस फॉर्मेट में होगा, मतलब आपकी नॉर्मली मूवी फाइल्स कितनी बड़ी होती है, लाइक 1 GB मान लेते हैं, ठीक है, मैं नॉर्मल ब्लू-रे की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल वाली की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो ब्लू-रे प्रिंट वगैरह की बात नहीं है, 1 GB की एक फाइल है सपोज, ठीक है, वो 1 GB की फाइल एक बार में इकट्ठे नहीं जा सकती, योर लिंक्स कैनॉट forwards 1 GB of data in one go. So what transport layer does is breaks it into small part. ठीक है, and this is happens for only TCP. UDP के केस के अंदर एप्लीकेशन खुद ही छोटे छोटे हिस्से बनाकर भेजती है, एप्लीकेशन लेयर खुद छोटे छोटे हिस्से बनाकर भेजती है। In case of TCP only, the transport layer is dividing the information। अब देखो ये बहुत segregated information है, ठीक है, ये इकट्ठी आएगी बाद में, अभी क्या मैं लिखवा नहीं रहा हूँ इस फॉर्मेट को, ठीक है, इस फॉर्मेट को लिखवा नहीं रहा हूँ, रीजन बिकॉज आई बिलीव इन यू स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन रीडिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मैं नोट वोट नहीं बनवा रहा हूँ, यहाँ से यही फॉर्मेट ले लेना अगर नोट चाहिए हो तो, ठीक है, वो ऐसा ही मैं समझाने के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो वो जो इम्पोर्टेंट 1 GB का डेटा था उसको छोटे छोटे साइज में, मतलब इतने टुकड़े में नहीं, यूजली फोर्टीन 60 बाइट्स, एक टुकड़ा 1460 बाइट्स का होता है यूजली, ठीक है, 1460 बाइट की छोटी छोटी पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि टीसीपी यूज कर रही है बाय द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अगर कंसीडर करें ये स्मॉल 1400 बाइट का जो डेटा है, 1460 बाइट के जो इंफॉर्मेशन है, इस पर एक इंफॉर्मेशन लगती है जिसको बोलते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर।
1460 byte of information is being given a transport layer header, right? Now this transport layer header could be of TCP or UDP depending on it. But this is the size and transport layer और UDP header. ठीक है? Precise नहीं है अभी मैं इतना जरूर बोलूँगा यहाँ पर ये डेटा का साइज precise नहीं है but generally 1460 बाइट का होता है. That it's also known as something called as MSS, commonly asked question, maximum segment size, because this chunk of an information is then known as segment. यूट्यूब में बात करेगा हाँ यूट्यूब हाँ YouTube भी एप्लीकेशन है ना, HTTPS यूट्यूब में काम करेगा UDP पे काम करता है जब लाइव सिनेरियो उसके लिए काम कर रहा है, अदरवाइज TCP पर जब लाइव पर आता है. अगर YouTube पर आप कुछ लाइव देख रहे हो या कुछ लाइव चल रहा है, then on that time it is on UDP, other than that it is on HTTP or TCP. हॉटस्टार मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन है, लाइव दिखा रही है तो उस वक्त यूडीपी पे काम कर रही है, अदरवाइज टीसीपी. तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको बोलते हैं सेगमेंट, और ये जो टर्म यहाँ यूज करी गई है उसको बोला जाता है MSS, मैक्सिमम सेगमेंट साइज. इसीलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर को भी ऐसे बोला जाता है दैट इट परफॉर्म्स अ सेगमेंटेशन, इट परफॉर्म्स अ सेगमेंटेशन. अब एक जनरल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं आपको, टीसीपी और यूडीपी लिख लेना, मतलब ये इंफॉर्मेशन तो बड़ी नाम की है. देखो टीसीपी यूडीपी हेडर थोड़ा सा लेट समझेंगे, रीजन बिकॉज अगर मैं आज पढ़ा दूंगा आपको, कुछ लोगों को शायद से, जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है थोड़ा सा, उन लोग को फिर भी ध्यान में रहेगा, बट जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत लाइक यू नो टू मच ऑफ एन इंफॉर्मेशन हो जाएगी. So you really need supposed to fill up a cup which is already filled. ये जो ऑलरेडी आपका कैपेबिलिटीज है वो ऑलरेडी एक एक्सट्रीम लेवल पर जा रही है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन सेग्रीगेटेड होकर आ रही है, मतलब अलग अलग से आ रही है, कुछ लिखा हुआ होगा ऑर्गेनाइज करके अंदर तो फिर बात अलग होगी, बट यहाँ पर अभी हाई टॉपिक है ऐसा, इसको अलग तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगी. तो ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर के अंदर दो चीजें मानकर चले अभी, हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन डली हुई होती है, एक होती है सोर्स पोर्ट और एक होती है ये पहली एड्रेसिंग है जो कि डेटा को प्रोवाइड होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, रिगार्डलेस ऑफ टीसीपी और यूडीपी हेडर. ये पहली इंफॉर्मेशन है जो कि एक एज अ एड्रेसिंग काम करती है. भाई मेरे को भेजना किसके पास है, ठीक है, तो कौन सी डिवाइस है या कौन सी एप्लीकेशन है जिसके लिए भेजना है, पोर्ट जो है वो डिफाइन करते हैं कि किस एप्लीकेशन के लिए भेजना है मेरे को. सामने वाली डिवाइस ये अगर सर्वर है तो इस ये कौन से सर्वर के लिए एक्सेप्ट करेगा डेटा, अगर एचटीटीपी का है तो सिर्फ एचटीटीपी के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए ना, ठीक है. तो ये सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट डिफाइन करती हैं कि पहली बात तो ये कि इस मशीन से इस मशीन के बीच में कम्युनिकेशन होगा, दूसरा कौन सी एप्लीकेशन का कम्युनिकेशन होगा, ठीक है. सो सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, ये फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ एन एड्रेसिंग स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है. इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन होती है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस एंगल
दैट मैंने जब इतनी सारी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करा, आई नीड टू हैव एन इंफॉर्मेशन जो कि मैं दोबारा से रीअसेंबल कर सकूं ये इंफॉर्मेशन को। अगर कल को थिंक इन दिस वे, यहां पर एक बंदा है, यहां पर एक बंदी है। अब ये बंदे को मतलब ये बंदा ना जैसे बोलते हैं ज्यादा बंदों के साथ में घूमता रहता था, बट ही यूज्ड टू लाइक दिस गर्ल। थिंक इन दिस वे, ठीक है, ऐसे समझ में जल्दी आता है एग्जांपल फटाफट तो इसे ये यूज कर, ठीक है। अब बंदी को भी पसंद आया, ठीक है, कुछ थोड़ी सी अट्रैक्शन वट्रैक्शन ही, सो वन फाइन डे, बिकॉज यूजुअली गाइस जैसे नॉर्मली लड़के होते हैं बात करने में घबराते हैं नॉर्मल नहीं, तो होता क्या है कि ये लड़का जो था वो सब लड़कों के साथ में घूमता रहता था, तो एक दिन इन्होंने पूछ लिया ठीक है, आर यू, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े में ये इंफॉर्मेशन गई ट्रांसपोर्ट लेयर, यहां पर पहुंची तो इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे आई, टोटली रॉन्ग इंफॉर्मेशन, इजंट इट, मीनिंग ही बदल गया सेंटेंस का। एक तो ये क्वेश्चन मार्क गायब हो गया, कहीं मिस आउट हो गया, ड्रॉप हो गया, होता है, दिस इज अ कॉमन फैक्टर, राइट। और मैसेज आगे पीछे हो गए, जो इंफॉर्मेशन जो थी छोटी छोटी चंक की जो इंफॉर्मेशन थी वो आगे पीछे हो गई। अब हम तो फिर भी ह्यूमंस हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, बट बिट्स के अंदर आगे पीछे होगा तो फिर समझ में भी नहीं आएगा, रीअसेंबल नहीं हो पाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पर यही अल्टीमेटली रिजल्ट इन आया कि लड़के को लगा भैया ये तो क्वेश्चन ही कुछ अजीब सा पूछ लिया, डिप्रेशन में और चले गया isn't it, जहाँ कहाँ कुछ दाल गिरने वाली थी वो भी नहीं हो पाया। So this is something which is wrong, it should not happen in this way that मतलब बंदे का मैसेज उल्टा सीधा जा रहा है वहाँ पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ultimately we have something called as transport layer header which will take care of that, अगर उल्टा सीधा गया भी तो उस इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, कुछ मार्क्स दे दिए। अब इससे एक तो पता लग रहा है कि एग्जैक्टली ये इंफॉर्मेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, 4 पार्ट में डिवाइड हुई है, राइट। एंड दूसरा ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है। अब आगे पीछे होगा तो भी रिसीविंग डिवाइस को पता लग जाएगा कौन सा पार्ट कब कहाँ लगाना है, एंड दैट वे इज the meaning of the information is not changing. So transport layer will take care of this particular part by providing this kind of an information. और ये कहाँ लगेगी, यही लगेगी कहाँ, इन हेडर्स में, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तो सिर्फ एक अप्रोच ही डिफाइन कर सकता था यहाँ पर सीली सा एग्जांपल देकर, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम बहुत सारा है, इट आल्सो डज performs a CRC, if you've heard about CRC, cyclic redundancy check, right, it takes care of the integrity of the data. Integrity means मैंने जो यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजी वो एज इट इज वहां पर पहुंची या नहीं, तो रास्ते के अंदर मैंने यहाँ से भेजी हुई अपने दोस्त की फोटो वहां पर निकली पता नहीं पड़ोसी की, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो to take care of this thing we have something called as CRC, cyclic redundancy check, so that is also being performed on the data just to take care of the integrity check, सब जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर, अब ट्रांसपोर्ट लेयर से जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो जाएगी किसके ऊपर, नेटवर्क लेयर के ऊपर।
ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या बन गई, सेगमेंट। मैं यहां पर इस पार्ट को मिटाकर और यहां लिख रहा हूं सेगमेंट। अब सेगमेंट किसको देंगे, नेटवर्क लेयर को हैंडओवर कर दिया जाता है सेगमेंट, और सेगमेंट में आगे क्या लग जाता है, एक नया हेडर। कौन सा हेडर, आईपी हेडर बोल लो, नेटवर्क लेयर हेडर बोल लो, आईपी हेडर भी बोल सकते हो, नेटवर्क लेयर भी। पर बेस्ट तो यही रहेगा नेटवर्क लेयर हेडर डालोगे, रीजन बिकॉज आईपी हेडर में जनरली जब भी कोई टर्म यूज करे आईपी, इसका मतलब क्या है, ही इज टॉकिंग अबाउट IPv4, राइट, नहीं तो स्पेसिफाई करेगा बंदा IPv6। सो हेडर कैन बी ऑफ एन IPv4 और IPv6, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क लेयर हेडर भी बोलोगे तो भी ठीक रहेगा, नहीं तो आईपी हेडर बोलोगे। तो अब यहाँ पर आईपी हेडर के अंदर क्या लगता है, नेटवर्क लेयर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन ऐड हुई, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन, सोर्स आईपी इस कंप्यूटर की मशीन का आईपी एड्रेस, और डेस्टिनेशन उस सर्वर का आईपी एड्रेस। भाई लेटर वेटर लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं ना, यूजली जिसको भेजना है उसका नाम, उसकी घर का पता, फिर उसकी गली, शहर, मोहल्ला, पता नहीं क्या क्या सब कुछ लिखते हैं, फिर बाद में अल्टीमेटली स्टेट वगैरह भी लिखते हैं। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, दैट दिस इज the the colony, or probably like जिस जिस कॉलोनी के अंदर रहता है वो। फिर ये बात आ रही है, तो ये बात आ रही है कि किस शहर के अंदर, मतलब किस घर के अंदर रहता है, उस घर की बात। फिर अल्टीमेटली एक और आएगा जिसमें बात आएगी मैक एड्रेस, ठीक है। तो आईपी हेडर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, नेटवर्क लेयर की इन्फॉर्मेशन के अंदर आईपी हेडर, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है। इसके बाद इसमें और भी इंफॉर्मेशन होती है, अगर टू टेक केयर ऑफ कि प्रोटोकॉल कौन सी लेयर से बिलोंग करता है, भाई ट्रांसपोर्ट लेयर को देना है या नेटवर्क लेयर पर रखना है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन होती है। लेयर 3 लूप अवॉइडेंस के लिए एक टेक्निकल चीज होती है जिसको नोन है, किसी ने सुना हो, PTL, टाइम टू लिव। कोई पिंग विंग कर देखा है, तो वहाँ लास्ट के अंदर लिखा हुआ आता है, कोई गूगल के ऊपर किसी के ऊपर पिंग कर देखा हो तो, TTL वैल्यू एक्सपायर्ड या TTL वैल्यू 64 128। तो ये भी इंफॉर्मेशन डाली जाती है, और भी दो चार इंफॉर्मेशन है फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड एंड चेकसम वगैरह, बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है। तो कॉमन इंफॉर्मेशन जो है वो कौन सी है, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। पेज कर लेते हैं थोड़ा सा लाइट। अब यहाँ से अगर ऊपर यहाँ पर पढ़ पाओ तो यहाँ से पढ़ लो, नेटवर्क लेयर डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज routed across the network on the destination network layer functionality, logical addressing। अब ये IP addressing है क्या, logical addressing है। this is on the basis of the logic we can easily define what is the network, what is the network part, what is the IP, what is the host part। मैंने उस दिन बात करी थी राउटेड प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से राउटेड प्रोटोकॉल्स, राउटेड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, routed protocols which carries the information from one device to another device, ठीक है। then we have something called as routing protocol। routing protocols वो protocols होते हैं जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को एक राउटर से दूसरे राउटर तक पहुंचाते हैं। नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन को, मतलब आईपी नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन को एक
राउटर से दूसरे राउटर्स पर पहुंचाते हैं वो विल टॉक अबाउट इट राउटिंग प्रोटोकॉल्स व्हाट आर राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो कि फॉरवर्डिंग डिसीजंस में हेल्प करते हैं स्विचिंग में हेल्प करते हैं मतलब किस इंटरफेस से बाहर निकालना ट्रैफिक को किस से नहीं निकालना तो उस चीज़ का ध्यान रखते हैं देन कम्स दी डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स दी और जब यहाँ पर जब बात आती है नेटवर्क लेयर ये पूरी इंफॉर्मेशन क्या बन जाती है पैकेट सो नेटवर्क लेयर के ऊपर जब डेटाग्राम जो होता है उसको बोलते हैं क्या पैकेट पैकेट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स सेगमेंट एंड आईपी हेडर बोथ जब दोनों मिलकर जो इंफॉर्मेशन होगी उसको पैकेट बोलेंगे ठीक है आई विल शो इट टू यू अभी थोड़ी देर के लिए दिखाऊंगा मैं प्रैक्टिकल सा छोटा सा so source IP destination IP then after that the information is handed over to network layer एक डिफरेंट टाइप की एड्रेसिंग दी जाती है नेटवर्क लेयर की अब नेटवर्क लेयर अब जब मैं आईपी पढ़ा रहा था तो आपको बता रहा था लैन वैन कुछ समझा रहा था याद आ रहा है हाँ, कुछ अब वो रिलेट करते हैं उससे नेटवर्क लेयर विल टेक अ डिसीजन कि भाई ये पैकेट को सेम नेटवर्क में ही डिलीवर करना है कहीं या किसी और नेटवर्क में डिलीवर करना है मतलब क्या सेम ही लैन के अंदर एग्जिस्ट करता है वो जो सर्वर है जिस पर भेजना है ट्रैफिक या किसी और लैन में कहीं और एग्जिस्ट करता है वो पैकेट सो नेटवर्क लेयर इज द वन व्हिच इज टेकिंग केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजन ठीक है कि कहाँ कहाँ भेजना है इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को और किसके बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये सब चीजें आईपी क्यों आईपी तो बता रहा था मैं बोला भी था एग्जैक्टली उस टाइम के ऊपर आईपी के बेसिस के ऊपर ही डिफाइन होता है कि नेटवर्क क्या है और होस्ट क्या है मतलब एक एग्जैक्ट आईपी के बेसिस के ऊपर पता लगता है नेटवर्क पार्ट क्या है और होस्ट पार्ट क्या है तो नेटवर्क पार्ट डिफाइन करता है इस नेटवर्क का ये यूजर बिलोंग करता है तो अगर ये दोनों सेम ही नेटवर्क के हैं मतलब क्या एक एग्जांपल देता हूँ 192.168 1.1 इसका आईपी एड्रेस था और इसका आईपी एड्रेस था 192.168.1.2 ये पार्ट क्या है सेम है मतलब दोनों जो है वो सेम ही नेटवर्क के है ट्रांसपोर्ट के अंदर भाई ये एचटीटीपी के बारे में बात करेंगे ये भी एचटीटीपी के बारे में बात करेगा फिक्स है पोर्ट नंबर्स के बेसिस पे अभिनव सिंह अभिषेक चौरसिया अमित मौर्य अमित लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मैक सो लॉजिकल लिंक कंट्रोल का काम क्या है ऊपर वाली लेयर से आपस में बातचीत कराना ऊपर वाली लेयर मतलब नेटवर्क लेयर से बात करना और डेटा लिंक का काम क्या है मतलब मैक एड्रेस का काम क्या है निचली वाली लेयर से बात करना और बल्कि इंफॉर्मेशन को डिलीवर कराना एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पर विद इन दी नेटवर्क सो डेटा लिंक का यूज ही कब आता है जब इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कहां विद इन दी नेटवर्क तब एक्चुअल यूज में देखने को मिलता है सो विद इन दी ब्रॉडकास्ट डोमेन विद इन दी लैन व्हिच इज वर्किंग द डेटा लिंक लेयर इज वर्किंग between the LAN IP address and between the end devices ये ट्रांसपोर्ट जिस एंड डिवाइस के बीच के अंदर कम्युनिकेशन होना है उस एंड डिवाइस के बीच के अंदर जो बातचीत करेगा वो कौन करेगा पोर्ट नंबर ट्रांसपोर्ट लेयर बात करेगा ऐसा समझ लो देखो पीसी और एचटीटीपी सर्वर डायरेक्टली तो कनेक्टेड होंगे नहीं बीच में कुछ ना कुछ तो डिवाइसेस होंगी डिवाइसेस लाइक जैसे अगर मैं पीसी की बात करूं पीसी जाकर कनेक्ट हुआ किससे स्विच से स्विच जाकर कनेक्ट हुआ किससे राउटर से राउटर जाकर कनेक्ट हुआ किससे प्रॉब्ली एक क्लाउड से जोड़ देते हैं वहां पर और मल्टीपल डिवाइसेस होंगी ठीक है वहां से फिर राउटर पर
वहां से फिर स्विच पर, स्विच से फिर सर्वर पर। ठीक, इतनी एक ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि इतनी डिवाइसेस होंगी, इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? एंड टू एंड डिलीवरी का ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? एंड टू एंड डिलीवरी का, कि मैंने जो यहां से रिक्वेस्ट भेजी है वो एक्चुअली इस सर्वर पर ही जा रही है या नहीं, और ये रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं, तो टेक केयर ऑफ। एंड कैसे करेगा? नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर विल टेक केयर ऑफ कि पहली बात तो ये कि मेरे को ये इंफॉर्मेशन कहां पर भेजनी है? राउटर पर, क्योंकि जो एंड डिलीवरी है वो यूजर इस सेम नेटवर्क में नहीं बैठा हुआ, इस नेटवर्क में नहीं बैठा हुआ, इसी स्विच से कनेक्टेड नहीं है, वो किसी और लैन में। क्योंकि देखो ये एक क्या है, और यहां पर क्या आ गया, और यहां पर फिर इससे क्या आ गया, तो कम्युनिकेशन किससे हो रहा है? लैन टू अनदर लैन, और उसके बीच के अंदर वैन आ रहा है, उसके अंदर वैन के अंदर मल्टीपल लैन्स आ जाते हैं। वैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लैन्स। ठीक है, तो इस लैन से उस लैन के ऊपर जाना है, उसके बेसिस के ऊपर उस लैन के बीच के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, क्योंकि वही तो डिफाइन करेगा कि ये सेम नेटवर्क का है या डिफरेंट नेटवर्क का है। आज की बात आप समझ, आईपी के बेसिस के ऊपर ही तो बता रहे थे कि जब मैंने लिखा था यहाँ पर 192.168 192.168, तब तो सेम नेटवर्क का मतलब यही एग्जिस्ट करता है। अगर कल को ये आईपी ना होकर ऐसी कोई होती, कंप्लीटली डिफरेंट है ना, तो ऐसा ही होगा जब ये यहाँ होगी और वो, ठीक है। सो अल्टीमेटली अब देखो इंफॉर्मेशन को यहां से इस राउटर तक डिलीवर कराने का काम किसका है? Within the LAN, traffic moves on the basis of MAC addresses. Between LANs, traffic moves on the basis of IP address. Between different LANs, traffic moves on the basis of IP addresses. But within the LAN, the traffic moves on the basis of MAC addresses. ये क्वेश्चन था, यूजुअली आपसे लोगों से भी पूछा जा सकता है। When we have a unique MAC address, why do we need an IP address? ये है जब यूनिक मैक एड्रेस, क्यों मैक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ी? दुनिया में सबके मैक एड्रेसेस अलग अलग हैं, सब डिवाइसेस के, किसी भी एक डिवाइस का कॉमन मैक एड्रेस नहीं है, पर फिर भी आईपी एड्रेस की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि मैक एड्रेस के बेसिस के ऊपर हम लोग लॉजिकल नेटवर्क्स नहीं बना सकते थे। आईपी एड्रेस के बेसिस के ऊपर हम लोग लॉजिकल एड्रेस बना सकते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं। मैक एड्रेस के बेसिस के ऊपर नेटवर्क डिफाइन नहीं कर सकते। और कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क कैसे डिफाइन कर सकते थे? तो वो लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, बात इतनी सी, ये जरूर से नोट कर लेना। विद इन द लैन कम्युनिकेशन हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ द मैक एड्रेस, बट बिटवीन द लैन्स कम्युनिकेशन हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ आईपी। ठीक है, जब कोई अगर से पूछ ले कि आईपी एड्रेस की क्या रिक्वायरमेंट है और मैक एड्रेस की क्या रिक्वायरमेंट है, सो देयर यू गो, यू हैव द आंसर नाउ। सो यहां पर डेटा लिंक लेयर, अब लिंक लेयर, जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो है वो किससे बात करती है? डेटा लिंक लेयर अपर लेयर से, कि मैंने जो हैंडओवर कर रखा है वो किसको? आईपी को इनकैप्सुलेट कर रखा है। अब देयर आर प्रोटोकॉल्स व्हिच वर्क्स फ्रॉम application layer, there are protocols which works from transport layer, there are protocols which works from just the IP layer or the network layer, and there are protocols which works only from data link layer. अब एक data link layer का प्रोटोकॉल को upper layer वाले प्रोटोकॉल से कोई लेना देना नहीं है। प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP आप पढ़ोगे,
आने वाले टाइम में BTP CDP। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो डेटा लिंक लेयर के ऊपर ही काम करते हैं। काम ही क्या है, सिर्फ देख लेने का कि कनेक्टेड वाली डिवाइस, सामने वाली डिवाइस है कौन सी, कनेक्टेड भी है या नहीं कनेक्टेड है, बस लिंक को स्टैब्लिश, लिंक स्टैब्लिश हो रखा है नहीं हो रखा, मतलब ये पीसी अगर मैंने स्विच से कनेक्ट कर रखा है तो भैया ये कनेक्शन चल रहा है या नहीं। इस टाइप का काम करने का काम किसका है, डेटा लिंक लेयर का। उनका काम कम्युनिकेशन कराना नहीं है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कराना नहीं है, वो बस खाली आपस में प्रोटोकॉल्स आपस में बात करते हैं और एक दूसरे के बारे में बताकर डेटा लिंक लेयर के ऊपर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं अमंग्स ईच अदर। तो ये पर्पस क्या था, इन दो मशीन्स को आपस में बात करने का पर्पस क्या था, so that they are able to know exactly whether we can make the communication possible or not। मतलब ये जो ट्रैफिक जनरेट करी है उसकी वजह से अल्टीमेटली आपका एक्चुअल डेटा चल पाएगा। जो ये कम्युनिकेशन के लिए जो मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं उन मैसेज को एक्सचेंज करने के बाद में ही तो आपका एक्चुअल डेटा चलेगा। तो ये तो नेटवर्क को कंट्रोल कराने के लिए जनरेट करेगा, ठीक है। और इन राउटर्स, अब जैसे ये वाला लैन है, कहीं बीच की तरफ भी राउटिंग की बात होती थी, राउटिंग प्रोटोकॉल की बात होती है। अब ये लैन है, लैन मतलब यूं सोच लो यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है 10 का, राउटर है डायरेक्टली कनेक्टेड है 10 के नेटवर्क से, पर क्या ये राउटर 10 के नेटवर्क से कनेक्टेड है? ये नेटवर्क कनेक्टेड है सपोज 20 के नेटवर्क से, आईपी एड्रेस के बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अब मेरे को बताओ ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, राउटर 1 को 20 का नेटवर्क कैसे पता लगेगा और राउटर 2 को 10 का नेटवर्क कैसे पता लगेगा? भाई इसको राउटर 1 को 20 का पता होगा तभी तो वो आगे भेजेगा ट्रैफिक। बात आ रही है समझ? राउटर 1 कनेक्टेड है 10 से, इसको 10 का पता है। आपको अपने शहर का ही पता होगा ना, यूएसए के बारे में पूछ लूं, न्यूयॉर्क के बारे में पूछ लूं तो बताओगे क्या? बस इतने से ज्यादा, अगर कोई गया हो तो बात अलग है, बट इससे ज्यादा नहीं याद होगा कि भैया न्यूयॉर्क के अंदर क्या है, टाइम स्क्वायर्स, ठीक है। तो अपने शहर के बारे में मालूम है, सिमिलरली राउटर 1 को पता है अपने कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में, he doesn't know about this network, so who is going to tell? कोई यूएसए से बुलाएंगे किसी को, उसको वही बताएगा भाई यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क में क्या है क्या नहीं है, लिबर्टी और ये वो नंबर जो भी एक है, राइट? इजंट इट? प्रोटोकॉल चलाएंगे, राउटिंग, राउटर 2 राउटर 1 को बोलेगा भाई साहब आपके पास में अगर कोई नेटवर्क 20.0.0 के पास में जाना चाहता है तो पैकेट मेरे पास भेज दो। आपके पास कोई ट्रैफिक आए जो 20 के ऊपर जाना चाहता हो तो मेरे पास भेज दो। सिमिलरली राउटर 1 इसको बताएगा ठीक है आप बात तो सही कर रहे हो, बट अगर 10 के पास में आपके कोई आना चाहता हो तो आप मेरे पास भी भेज देना। आप भी इंडिया के बारे में बता देना जहां से आप बिलोंग करते हो, अगर यूएसए से आए तो बंदा वेटिंग, इतनी वर्सेटाइल कंट्री निकलेगी, ठीक है। सो ये 10 के बारे में बता रहा है, मतलब ये 10 के बारे में बता रहा है और वो 20 के बारे में बता रहा है। दैट्स व्हाट द राउटिंग प्रोटोकॉल इज ऑल अबाउट। पर डेटा उठाकर कौन लेकर जा रहा है? यहां से जो भी डेटा था, आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल उठाकर तो यही लेकर जा रहा है वहां तक, डिलीवरी के, डिलीवरी का काम तो कौन कर रहा है? वही कर रहा है। हाँ, यहां से यहां तक मैक, पर यहां से यहां तक भी क्यों गया? आईपी के बेसिस पे। क्यों? आईपी के बेसिस पे तो डिक्लेयर हुआ ये क्या है, एक लैन। कंफ्यूजिंग है ना? कितने लोग कंफ्यूज हैं? लगी रहा, दो चार और होंगे, उनके हाथ खड़े हो रहे। कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, धीरे 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 ये एलाबोरेट होगा। क्यों? क्योंकि एक बार में बहुत सारी कंपार्टमेंट हो रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, छोटी छोटी अलग अलग इंफॉर्मेशन हो रही हैं, अब इनको इकट्ठा मैं चला नहीं सकता था। ये सब क्योंकि आईपी एड्रेस मैनेजर काम के नहीं समझ नहीं आया कि मेरे को लग रहा है कि सारे काम मैनेजर
ये मशीन, लेट्स टॉक अबाउट द मैक एड्रेस। ठीक है, अब ये इस लेयर के ऊपर आ जाती है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड होती है, मैं बता रहा हूँ मैक एड्रेस के ऊपर क्यों आता है। यहाँ पर ऐड हो जाता है क्या इंफॉर्मेशन ऐड हुई, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। देखो तो तीन टाइप की एड्रेसिंग आपको देखने को मिल रही है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। और यहाँ पर डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो पैकेट के ऊपर इंफॉर्मेशन लगेगी, ये एज अ पैकेट ऊपर ले रखिए, अपर लेयर से इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन लगी वो लगी क्या, डेटा लिंक लेयर हेडर। और ये बन गया क्या, फ्रेम। So at data link layer, frames are received and frames are forwarded, or frames are switched. अब frames बाद में convert हो जाते हैं किसमें, physical layer के ऊपर आती है information, और information convert हो जाती है किसमें, bytes gets converted into bits, क्योंकि अभी तक bytes के अंदर आती थी information, अब वो bytes की information को bits में convert कर दिया जाता है। So bytes gets converted into bits। अभी मैं बताता हूँ मैक एड्रेस के बेसिस के ऊपर कैसे कहानी नहीं बैठ सकती। अब एवरीवन नोज अबाउट द मैक एड्रेस, थोड़ा बहुत मैं भी अपनी इंफॉर्मेशन बताता हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं मैक एड्रेस के बारे में, किसी को पता है OUI? इतनी इंफॉर्मेशन लिख ली अभी, अब कर लूँ। यूजुअली सीसीएनए का पहला क्वेश्चन होता है OUI वाला। OUI से पहले पढ़ते हैं मैक, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कितने बिट्स में होता है, 48 bits hexadecimal। Anyone over here who doesn't know about the hexadecimal values? कोई है ऐसा जो hexadecimal नहीं जानता हो? 1 to 9 and A B C D E and F, 4 बाइनरी बिट्स में एक हेक्साडेसिमल वैल्यू रिप्रेजेंट होती है, 4 बाइनरी बिट्स में। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि A B 1 2 3 4 63 9 2 1 8 हो गया। So each of these values are represented। A ऐसा कुछ होता है 8 4 2 1, जैसा आईपी एड्रेस था तो वो कितने बिट में था, 8 बिट के अंदर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन होता था, यहाँ पर 4 बिट में है। और अगर मैं ये इनको निबल्स बोलते हैं, 0 0 0 0, 1 की बात करें तो 1 0 0 0, 2 की बात करें तो 0 1 0 0, 3 1 1 0 0, 4 0 0 1 0, 5 1 0 1 0, 6 1 1, oh sorry 0 1 1 0, 7 1 1 1 0, 8 0 0 0 1 9 1 0 0 1 एंड 10 की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है, आप निकाल लेगा कैसे, आता है या नहीं आता। अगर 1 वैल्यू है हेक्साडेसिमल की तो 1 वाली बिट ऑन रहेगी, पहली वाली बिट ऑन रहेगी, बाकी सारी 2 है तो 2 वाली ऑन रहेगी, बाकी सारी ऑफ। 3 है तो 1 एंड 2 कितना होता है 3, दोनों ये वाली बिट ऑन
1 रहेगी और बाकी सारी और रहेगी। 6 5 है तो 1 और 4 वाली और तो अब 10 की जगह इन्होंने यूज करा 10 वैल्यू डाली नहीं, उसकी जगह यूज करा क्या, वैल्यू वही है 10 ही है बट 10 की जगह पे यूज करा 8। 10 कितना हो गया 8 0 2 10। अगली बात समझ, बी की क्या होगी 11। ठीक है, और ऐसे कहां तक सिर्फ आफ्टर ए बी क्या होगा, each value consists of this, so 1 0 1 0 a b क्या होगा इसकी नेक्स्ट वाली 1 0 1 1, ये हो जाएगा आपका b, ये हो जाएगा a। so इसी तरीके से 1 क्या होगा ये वाला 2 ये वाला 6 ये वाला 3। अगली बात समझ, अब ये तो हो गई आपकी 48 बिट्स। कैसे मैक एड्रेस डिसाइड होता है कि कौन क्या मैक एड्रेस यूज करेगा। गाइस फर्स्ट 24 bits are given by IEEE to the vendor। जब भी एक वेंडर जो कि NIC कार्ड बनाने वाला है या एक डिवाइस जो कि नेटवर्क के अंदर काम करेगी उसको बनाने वाला है, वो अपने आप को IEEE से रजिस्टर कराता है जस्ट टू गेट दी मैक एड्रेस। ठीक है, नहीं तो अपना प्रोटोकॉल यूज करते रहे, कोई और डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो ही हैज टू गेट, अगर सामान बेचना है तो ऐसी डिवाइस बनानी पड़ेगी जो कि और डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सके, नहीं तो मेरा ही प्रोटोकॉल चलेगा तो मेरे ही यूजर्स के अंदर चल सकता है सिर्फ। सो एवरीवन मजबूरी में आकर, नहीं तो चाहते तो सबको ही पैसा कमाना खूब सारा कि मेरा ही प्रोडक्ट बिके, बट ऐसा है नहीं पॉसिबल। तो दे हैव टू रजिस्टर टू IEEE। अब IEEE क्या करता है, पहली 24 बिट्स डिफाइन करता है और उन्हीं जो पहली 24 बिट्स होती है उन्हीं को बोलते हैं क्या, OUI। OUI stands for ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। एक बड़ा यूजलेस सा क्वेश्चन CCNA के अंदर बड़ा कॉमनली पूछ लिया जाता है लैब एक्सपो मतलब ग्लोबल सर्टिफिकेशन के अंदर, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ISO, OSI, iOS and OUI। मतलब commonly in terms of the what is the what does the MAC address uses, और वहां पर ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन होते हैं ISO, OSI, IOU and iOS। IOU नहीं OUI, IOU बहुत आगे चले गए। ठीक है, बहुत बात पूछा गया है, 4 नंबर पक्के कर लो। अब 24 बिट तो शुरू की मतलब 3 पार्ट ये तो डिफाइंड हो गया, लास्ट के 3 पार्ट जो नहीं होते, लास्ट की 24 बिट्स वो डिफाइंड होती है और वेंडर डिफाइंड होती है। मतलब वेंडर अपने हिसाब से यूज करता है, जनरली सीरियल नंबर जो नहीं होता डिवाइस का उसी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर कर उन्हीं को यूज करता है। तो डिपेंड्स ऑन, बट first 24 bits are called as OUI and next 24 bits are called as vendor defined। तो वेंडर के अपनी लॉजिक के ऊपर होती है। ठीक है, ये लिख लेना, लास्ट 24 बिट्स वेंडर डिफाइंड। अब मेरा ये सर्वर था HP का, और यहाँ जो
पीसी था, वो था मेरा सोजो एप्पल का। क्या मैं इसके OUI के बेसिस के ऊपर और इसके OUI के बेसिस के ऊपर नेटवर्क डिफाइन कर सकता हूँ क्या? या हो सकता है एप्पल भी और ये यहाँ पर भी ये सॉरी ये भी HP का और ये भी HP का, तो क्या ये सेम नेटवर्क के हो गए? मैक एड्रेस के बेसिस के ऊपर वी कुड नॉट डिफाइन दी, यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो उसके बेसिस के ऊपर कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैक एड्रेस क्या होगा? या नेटवर्क को कैसे डिफाइन कर सकते थे? So network is a logical thing. It's a logical concept. It has to be defined by the logical address. And this is MAC address is also known as physical address. IP address is known as logical address. ये vendor defined होता है और हमेशा आपकी मशीन के ऊपर होगा ही होगा। हाँ, हम लोग चाहें तो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं through program और through lot of other mechanisms are there. जिसके थ्रू हम लोग मैक एड्रेसेस को बदल सकते हैं, बट ऐसा करते नहीं है, जस्ट टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स। अब फिजिकल लेयर के ऊपर कौन कौन सी चीजें काम करती हैं? ट्रांसमिशन मीडिया, वायर्ड हो या वायरलेस हो, फिजिकल लेयर के ऊपर ये केबल्स वायर्स फिजिकल लेयर के ऊपर काम करते हैं। मीडिया कनेक्टर्स जो आपके पोर्ट्स जो नहीं होते, दे आर आल्सो layer 2 trans receivers. How many of you have seen trans receivers? SFPs देखे? किसने देखे? अरे कोई है और किसी ने देखे SFP? कौन सा SFP देखा था? फाइबर वाला? हाँ? राउटर के लिए देखा, बट कौन सा? फाइबर वाला और या लैन केबल वाला? फाइबर वाला। आपने दोनों देखे हुए हैं। सो SFP एक छोटे से आने वाले टाइम के अंदर, अभी तो आप लोग के लैपटॉप्स के ऊपर क्या RJ45 पोर्ट आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल जैसा आपका ऐसा सा होता है ना, ऐसा सा ही होता है ना पोर्ट, जिसमें अरे लिंकर भी आया हुआ है, ये तो फाइबर वाली है। This is what we call SFP, trans receivers. SFP stands for small programmable क्या बोलते हैं, small factor programmable pluggable, small factor pluggable, SFP, small factor pluggable। तो आने वाले टाइम के अंदर आपके RJ45 जैक्स की जगह SFP पोर्ट्स दे दिए जाएंगे, जिनके ऊपर ऐसे SFP पोर्ट्स लगा सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो कि आप लैन केबल, मतलब RJ45 वाले पोर्ट जो आपकी लैन केबल्स आती हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पर है एग्जैक्ट, आप लोगों के घरों के अंदर भी यूजुअली देखा होगा, जो अडाप्टर से निकलने वाली, वाईफाई से निकलने वाली पीछे की तरफ कुछ एक का केबल ऐसी होती है। सो दिस इज RJ45 जैक, ठीक है, दिस इज लैन केबल और इसको UTP भी बोलते हैं, अनटेस्टेड शील्डेड अनटेस्टेड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, सॉरी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो इसमें RJ45 लगता है। तो अब जो SFP वाले जो पोर्ट आ गए, वो आ गए ऐसे कि आपके अकॉर्डिंगली आप चाहो तो फाइबर वाला डालो, चाहो तो RJ45, ठीक है। फाइबर में फाइबर मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन के बेसिस के ऊपर आपकी डेटा ट्रांसफर होता है। मच स्मार्टर अप्रोच कैन बी फॉरवर्डेड, द इंफॉर्मेशन कैन बी फॉरवर्डेड अप टू लॉन्गर डिस्टेंस। फाइबर जो लाइन है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक चल सकती है, whereas LAN cable has to be not more than 100, तो मतलब बहुत एग्जैजरेट कर कर वो लिख देते हैं यहाँ पर 100 मीटर्स तक चली जानी चाहिए, बट 100 मीटर्स के लिए यू नीड टू हैव बेस्ट क्वालिटी लैन केबल्स। अदर देन दैट आपको किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा? 80-85 के ऊपर
ये टाटा बाय बाय भूल जाती है। उसके बाद में आपके ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, आपको पैकेट ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। तो आपको 85 मीटर से ऊपर डाल ही नहीं सकते इसको। तो जहां पर 85 मीटर से ऊपर डालनी है आपको, वहां पर आपको क्या, या तो रिपीटर डालो या फिर फाइबर, राइट। एंड फाइबर के अंदर आपके पास में स्पीड की भी थोड़ी सी लिमिट बढ़ जाती है। मतलब यू कैन पुट 10 गिग के पोर्ट डाल सकते हो आप, 40 गिग के पोर्ट डाल सकते हो, 40 गिग की केबल डाल सकते हो, 80 गिग वगैरह की भी आती है, ओसी वगैरह के अंदर आती है, उनके स्टैंडर्ड्स अलग है। तो एसएफपी वगैरह जो नहीं है वो भी आपकी फिजिकल लेयर की डिवाइस है। देन कम्स दी मोडेम। घर में मोडेम लगे हुए हैं, वो भी मोडेम का काम क्या है? मॉड्यूलेट, हाँ, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन ऑफ मॉड्यूलेशन मींस व्हाट? इन्फॉर्मेशन सिग्नल और एक कैरियर सिग्नल होता है, तो कैरियर सिग्नल के अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई किया, फ्रीक्वेंसी या जो भी है एम्पलीट्यूड है। So what is the difference between CSU, Channel Service Unit, and Data Service Unit, CSU, DSU? ये भी एक तरीके की मॉडर्न यूनिट है। काम क्या है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग के अंदर। बट मॉडेम का काम थोड़ा सा और बेटर है। वो मल्टीपल चैनल्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर और सिंगल पॉइंट के ऊपर ट्रांसफर करता है एग्जैक्टली, ठीक है। सो मॉडेम के काम थोड़े से और ज़्यादा बेटर है। सो CSU, DSU और मॉडेम कई बार कंसिडर करा जाता है सेम ही डिवाइसेस है लगभग। मल्टीप्लेक्सर मल्टीपल सिग्नल्स को मर्ज कर एक सिग्नल या फिर एक सिग्नल को मल्टीपल सिग्नल्स में। अब हम लोगों ने सुना था, मैंने आपको बताया भी था, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इट, इट्स अ फिजिकल लेयर डिवाइस, लेयर 1 L1 डिवाइस, ठीक है। तो ये फिजिकल लेयर है। रिपीटर्स आर आल्सो, hub can also be used as a repeater. Hub can also be used as a repeater. It enhances the signal. Wireless access points, they are also physical layer device. APs जो होते हैं आपके वो physical layer devices. So these are physical layer devices. क्या टाइम हो गया? अभी है ना टाइम? एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और बस एक छोटा सा प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ दिखाऊंगा कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। पैकेट ट्रेसर है हम लोग के पास में, इसमें वी कैन सी एग्जैक्टली एंड विजुलाइज व्हाट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड एंड कैसे जा रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ नहीं जा रही। तो शुरू में मेरे को 2 मिनट देंगे तो मैं कॉन्फ़िगर कर लूँगा चीज़ें, एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू हाउ व्हाट इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू दी OSI, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी OSI। बस 2 मिनट देना मेरे को कॉन्फ़िगर करने के लिए। देखो ये एक राउटर है, AC में हम लोगों ने एक PCB लगा लिया, एक सर्वर भी लगा देते हैं यहाँ पर, और एक स्विच यहाँ और एक स्विच यहाँ पर। कुछ केबल्स हैं, we'll discuss about what is the cable we are supposed to use and all। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं सिर्फ एक सिंपल वे में LAN केबल, जैसी ऐसी केबल है ये वैसी ही उसी टाइप की केबल है। अब ये प्रैक्टिस के लिए ना बहुत अच्छा टूल है पैकेट ट्रेसर। इस पर आप, अब ये तो नहीं है हमेशा के हमेशा 4 राउटर लेकर बैठोगे और फिर मतलब नेटवर्क बनाओगे। सो हम लोग प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए ये टूल को यूज़ करते हैं, सो दैट वी आर एबल टू सी एग्जैक्टली व्हाट इज़ ट्रांसफरिंग एंड व्हाट इज़ नॉट ट्रांसफरिंग। सो दिस इज़ अ स्विच एंड दिस इज़ अ, ऊपर जो ग्राउंड है वो राउटर है और नीचे वाला स्विच है और ये PCs और एक सर्वर। सो इनको पहले मैं IP एड्रेस दूंगा, डेस्कटॉप, एंड देन यहाँ पर IP एड्रेस रख रहा हूँ 10.0.0.1। मास्क अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना सा समझ लो कि एक
क्लास ए का कितनी बिट्स होती हैं 10 मतलब क्लास ए के नेटवर्क के अंदर क्लास ए के आईपी एड्रेसिंग के अंदर कितनी बिट्स होती है नेटवर्क की 8 और होस्ट की कितनी होती है सो 255 इनिशियली जो वैल्यू है पहले ऑक्टेट की वो डिफाइन करनी है कि सारी नेटवर्क की बिट्स है 8 बस यही काम है सबनेट मास्क का 10.2 मैंने आईपी एड्रेस दे दी गेटवे की गेटवे मतलब क्या राउटर को आईपी एड्रेस दूंगा तो इस डिवाइस पर आईपी एड्रेस है 10.1 इस डिवाइस पर आईपी एड्रेस दे रहा हूँ 10.2 यहाँ पर दे रहा हूँ 20.0.0.2 और यहाँ पर दे रहा हूँ 20.0.0.1 अभी असाइन नहीं करी आईपी एड्रेसेस डिवाइसेस को 20.0.0.1 20.0.0.2 तो पहले मैं आपको पिंग कर दिखाने की कोशिश करूंगा हाउ द पिंग इज वर्किंग देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर पिंग लिखा और एंटर करा एक पैकेट जनरेट हुआ ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है आईसीएमपी जो कि पिंग यूज करता है और इसमें एक इंफॉर्मेशन लगी डेस्टिनेशन आईपी इज इट विजिबल टू द पीपल हु आर सिटिंग इन द बैक नॉट विजिबल सो डेस्टिनेशन आईपी क्या है और सोर्स आईपी क्या है और दिस इज द आईपी हेडर ये है आईपी हेडर सब चीज़ें बता दूंगा चेकसम प्रोटोकॉल नंबर टीटीएल मैंने बताया था ना टीटीएल वैल्यू कुछ लग कर जाती है ऊपर कोने में लिखा हुआ भी था ठीक है तो ये आईपी हेडर है ये क्योंकि नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल आईसीएमपी सो इसीलिए आपको कोई ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर या फिर कोई एप्लीकेशन लेयर का कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को नहीं मिल रही प्रोटोकॉल बिलोंग्स टू द नेटवर्क लेयर दैट्स व्हाई इट इज जनरेटिंग एन इन्फॉर्मेशन जस्ट फ्रॉम द नेटवर्क लेयर ठीक है सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज गेटिंग इनकैप्सुलेटेड और विच इज गेटिंग अ हेडर ये एक वो डेटा है यूं सोच लो ये वो डेटा है जिसको आईपी हेडर ने कवर करा है अब एक सेकेंड अब इस इंफॉर्मेशन को एक मैक एड्रेस मिल गया था डेस्टिनेशन मैक एंड द सोर्स मैक एंड दैट्स द रीजन इट वाज बीन डिलीवर्ड टू द नेक्स्ट हॉप वापस देख लेते हैं
source IP, destination IP, source MAC and destination MAC. And because of the source MAC and destination MAC the information is delivered. मैं दोबारा से पिंग करके दिखाऊंगा बिकॉज मैंने इसको ऑटो प्ले पर डाल दिया तो दैट्स द रीजन इट इज प्लेइंग ऑटोमेटिकली. Simulation fast forward. दोबारा से पिंग करता हूँ. Just try and see. What is the source MAC? Source IP is 10.1 and destination IP is 20.1. Source MAC addresses अभी फिलहाल के लिए 0895 ऐसे नोट कर लेना और destination MAC addresses 7501. अब destination MAC क्या किसका होगा और source MAC किसका होगा एंड तो देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि कहाँ से ये इंफॉर्मेशन. यही था सोर्स मैक. इस पर्टिकुलर पीसी का सोर्स मैक है, इस पर्टिकुलर पीसी का मैक एड्रेस है. ठीक है. वेरएज क्या डेस्टिनेशन मैक आपको यही दिख रहा है? नहीं, वो तो कुछ 77 कर था. कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ये है? कौन से इंटरफेस किस साइड कनेक्टेड है? सो नाउ ट्राई एंड सी इट. यहां से ट्रैफिक जब यहां पर पहुंचा, जस्ट चेक व्हाट इज द सोर्स मैक. दोबारा से देख लो सोर्स मैक क्या है और डेस्टिनेशन मैक क्या है. वेयर सोर्स आईपी क्या है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है. अब जब राउटर से आगे मूव कर रहा है, ये देखो इनबाउंड पीडीयू एंड ये आउटबाउंड पीडीयू, जब राउटर से मूव कर रहा है फर्दर तब सोर्स मैक क्या हो गया और डेस्टिनेशन मैक क्या हो गया. देखो ध्यान दो, आपको समझाया गया था राउटर के एक इंटरफेस एक लैन पर होता है, दूसरे इंटरफेस पर दूसरा लैन होता है. राउटर इज द डिवाइस विच डिवाइड्स द लैन और यू कैन से ब्रॉडकास्ट डोमेन और यू कैन से द नेटवर्क. सो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जैसे ही चीज गई वैसे ही मैक एड्रेसेस कंप्लीटली बदल गए. इसका मतलब एक नेटवर्क में कम्युनिकेशन किसके बेसिस के ऊपर हो, क्योंकि आईपी एड्रेस तो वही था सामने वाले का जो एंड डिवाइस है उसका, बट मैक एड्रेस के बेसिस के ऊपर ट्रैफिक कहां पर पहुंचा, राउटर के पास और राउटर्स के आगे एंड डिवाइसेस के पास. तो विद इन द लैन कम्युनिकेशन एक्चुअली हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस. स्विच इस पोर्ट से इस पोर्ट पर फॉरवर्ड कैसे कर रहा है. एक और चीज, ये है स्विच के पास में एक मैक टेबल डेटाबेस. उसको पता है ये वाला मैक एड्रेस 0/2 से कनेक्टेड है और ये वाला मैक एड्रेस पोर्ट नंबर 0/1 से कनेक्टेड है. नाउ इफ you will send any traffic to the switch will check its MAC table and according to it will forward the traffic out of that interface where it is supposed to be forwarded. जिस MAC address की तरफ forward करना है उस MAC address की तरफ उस interface की से बाहर निकाल सकता है. स्विच में ये capability है. So this is how it switches the traffic. Whereas router
की जब बात करते हैं हम लोग, राउटर क्या करता है। जब मैंने इसको राउटर को आईपी एड्रेस दी तो इसने एक चीज बनाई कॉल्ड राउटिंग टेबल। क्या यहां मैक एड्रेस दिख रहा है? यहां क्या है? आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस के साथ साथ क्या लिखा हुआ है? इंटरफेसेस। वहां पर क्या लिखा हुआ था स्विच में? मैक एड्रेस और मैक एड्रेस से रिलेटेड इंटरफेसेस। यहां क्या लिखा हुआ है? नेटवर्क। आईपी एड्रेस नहीं भाई, there is a difference. IP address always consists of host part. This is not along with the host part. Host part क्या है? जीरो ही तो रखा है होस्ट पार्ट यहाँ पर। होस्ट 10 वाले आईपी एड्रेस में पहली 8 बिट किसकी होती है? नेटवर्क की। पहली 8 बिट के अंदर डिफाइंड है 10 वैल्यू, लास्ट की 24 बिट्स के अंदर कुछ भी नहीं डिफाइंड है। मतलब क्या? होस्ट पार्ट तो क्या हो गया? जीरो। और जब होस्ट पार्ट जीरो होता है तो क्या होता है? नेटवर्क होता है। अगर मैं किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस की जगह नेटवर्क देने की कोशिश करूं, देखो राउटर को अगर मैं नेटवर्क देने की कोशिश करता हूं, हटा देता हूं पहले आईपी एड्रेस, क्या बोल रहा है? इट इज आइडेंटिफाइंग। भैया ये आपका आईपी एड्रेस नहीं है वैलिड, ये नेटवर्क है। आईपी एड्रेस दो, इंटरफेस को आईपी एड्रेस चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क क्या है और उसको राउटिंग टेबल में डाल देगा। आईपी एड्रेस आप दोगे राउटर को, राउटर आइडेंटिफाई कर लेगा उस आईपी एड्रेस के बेसिस के ऊपर कि उसका नेटवर्क कौन सा है, और उस नेटवर्क को राउटिंग टेबल में डालता है। आईपी आप हमने तो आईपी कॉन्फ़िगर करा था, इसने नेटवर्क दिखाया। मैंने क्या कॉन्फ़िगर करा था जब इससे पहले? देखो 20.0.0.2 दिया था, पर ये क्या दिखा रहा था मेरे को कि मेरे कनेक्टेड कौन सा है। तो इसने खुद ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा नेटवर्क है, खुद ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इतना तो ब्रेन ये खुद रखता है जैसे आप रखते हो। आपको भी पता है कि 20 की नेटवर्क मतलब 8 बिट नेटवर्क की, रिमेनिंग होस्ट की। अब उसने होस्ट उसने कैलकुलेट कर लिया उसके हिसाब से ही कि 20 का आईपी एड्रेस है, इसका मतलब 8 बिट किसकी होगी? नेटवर्क की, और बाकी की होस्ट की होगी। तो उसका नेटवर्क आईडी खुद ने निकाल लिया। लॉजिक्स तो जानती है ना मशीन, ठीक है। सो दिस इज आई गेस इट फॉर टुडे। आज तो कुछ वीडियो के अंदर लास्ट के पार्ट का वो कर लेना।